डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसी में हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, उसका इक्वेशन कैसा आता है। ओके, इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। उसी के आगे पढ़ेंगे हम एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ओके, और एक लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, 1 घंटे का। ध्यान से देखना है आपको, समझ लीजिए पहले आप एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सुनिए, आइसोथर्म तो आपको समझता है, मींस द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और आर कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्म का मीनिंग क्या होगा? आइसो का मीनिंग होता है सेम और थर्म मींस टेम्परेचर। तो आइसोथर्म means same temperature, means constant temperature। ध्यान से देखिएगा, इस टॉपिक में हमें यह पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा, क्या एड्जॉर्प्शन का, प्रेशर का एड्जॉर्प्शन पर क्या इम्पैक्ट और असर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सुनिए आप ध्यान से, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर का एड्जॉर्प्शन पर क्या इंपैक्ट होता है। ध्यान से देखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, effect of pressure on adsorption। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट इज द इफेक्ट करना पड़ेगा हमें। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्सॉर्प्शन। इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। सुनिए आप ध्यान से, ठीक है, समझ लीजिए पहले, मतलब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया वो बताने की मैं कोशिश करता हूं। सुनिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ओके, मान लीजिए एड्सॉर्बेंट पर हम गैस को एड्सॉर्ब कर रहे हैं और धीरे धीरे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। ओके, जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उस गैस का एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। मीन्स ध्यान से देखिए, समझ लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द अमाउंट ऑफ gas, सुनिए आप, it is observed that the amount of gas adsorbed on the surface of given amount of adsorbent, given amount of एड्सॉर्बेंट मीन्स, देखिए, दैट इज, इसे हम ये भी कह सकते हैं, सुनिए, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यस, मीन्स x by m, x by m। ओके, ध्यान से देखिए, क्या यहां जो हमने लिखे हैं, the amount of gas adsorbed on the surface of given amount of adsorbent, okay, given amount of adsorbent means क्या है? ध्यान से देखिए, x by m, that is extent of adsorption is increases with increase pressure, with increased pressure। बड़ा सिंपल टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा।
मान लीजिए हमने कोई सब्सटेंस लिए है, एड्सॉर्बेंट एक मेटल का सरफेस मान लीजिए आप, ओके, ध्यान से देखिए, और इसके ऊपर हमने गैस डाले, क्या होगा इसमें एड्सॉर्प्शन होगा। अब हम धीरे धीरे क्या करें कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ा है, अब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा, लेकिन ये लीनियरली इंक्रीज नहीं होता। सुनिए आप ध्यान से, एक स्पेसिफिक वैल्यू तक की ये इंक्रीज होगा, बाद में प्रेशर पर कोई असर नहीं होगा, मतलब प्रेशर एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हम, ठीक है, भले ये बोलेंगे क्या, जैसा यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब x अपॉन m इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ x अपॉन m मींस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसे हम कहेंगे अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट, ओके, इज इंक्रीजेस विद इंक्रीज प्रेशर, मतलब प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ, ओके, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस भी इंक्रीज होता है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। कब होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ओके। मतलब यहां पर क्या इसका हम ग्राफ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओके, यहां लिए हमने प्रेशर और यहां पर x बाय m, दैट इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, क्या है बोलो, x बाय m, ये रहेगा बेटा एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ओके। सुनिए क्या होगा कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ, ओके, x बाय m एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ये भी इंक्रीज होगा, लेकिन सुनिए आप, एक स्पेसिफिक वैल्यू तक ये इंक्रीज होगा, यहां तक ये इंक्रीज हो रहा मान लीजिए, और आगे आपको ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है इसका ग्राफ, ये कांस्टेंट, यस सर, यहां तक के ये इंक्रीज हुआ था प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ, बराबर, ये इंक्रीज हुआ, ओके, इसे बोलेंगे हम PS, ठीक है ना, PS मींस सैचुरेशन ऑफ प्रेशर, सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट, और प्रेशर ऑफ सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट। ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, यहां पर मैं x बता देता हूं मैं आपको, x रहेगा अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब, कितने अमाउंट का गैस एड्सॉर्ब हो रहा, और कहां पर, एड्सॉर्बेंट पर, तो m मास ऑफ एड्सॉर्बेंट या फिर गिवन मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ओके। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक मेटल के सरफेस पर हम गैस ला करके एड्सॉर्ब कर रहे हैं, जितना प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे गैस का एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा इंक्रीज होगा, लेकिन ये हमेशा लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा, एक स्पेसिफिक वैल्यू तक के, यहां तक के, बराबर है। इसके बाद में देखिए प्रेशर आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा, यस सर, तो देखो जिस पॉइंट पर प्रेशर यहां पर हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, ओके, उसे कहेंगे हम सैचुरेशन पॉइंट या फिर प्रेशर ऑफ सैचुरेशन, बराबर है। तो ध्यान से देखिए, द पॉइंट एट विच, ओके, pressure of extent of adsorption remain constant called as saturation point। यहां से saturation हो जा रहा, कैसा हो रहा है saturation, ध्यान से देखिए, क्या इधर का अगर प्रेशर देखेंगे तो ये कांस्टेंट है, और इधर का प्रेशर देखिए आप, क्या यहाँ पर x बाय m इंक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा, यस सर, मींस यहाँ पर एड्सॉर्प्शन पर देखो, इस पॉइंट पर एड्सॉर्प्शन अचीव इक्विलिब्रियम, एड्सॉर्प्शन अचीव इक्विलिब्रियम,
ओके, देखो एड्सॉर्प्शन अचीव होगा कहां पर, इक्विलिब्रियम पर, इस पॉइंट पर, बराबर है। मींस सुनिए आप, पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा क्या, एज इंक्रीज प्रेशर देन, बराबर है, x by m आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, बट नॉट लीनियरली, क्यों लीनियरली इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर देखिए जितना हम प्रेशर अप्लाई कर रहे थे स्पेसिफिक वैल्यू तक इसका x by m इंक्रीज होने के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज होगा और बाद में एक सैचुरेशन पॉइंट मिल जाएगा। ओके, मींस x by m का वैल्यू देखो यहां पर ये कांस्टेंट होगा प्रेशर के साथ साथ। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पहले यहां पर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, लेकिन x by m इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा। ओके, चलिए तो यहां पर देखो सेकंड पॉइंट क्या है, क्या, एज इंक्रीज प्रेशर, बराबर है, एज इंक्रीज प्रेशर देन x by m also increases at the saturation point, but then after remain constant value of x by m with increase pressure, therefore we can say that क्या यहां पर therefore equilibrium is achieved, यहां पर हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। ओके, तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट पर एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन ये दोनों इक्वल हो गए, बराबर है। सुनिए आप, यहां पर गैस एड्सॉर्ब भी होगी इस पॉइंट पर, यस सर, और इस पॉइंट पर गैस डिसॉर्ब भी होगी। ओके, मींस ध्यान से देखिए क्या यहां पर एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन ऑफ गैसेस आर इक्वल, यहां पर गैस एड्सॉर्ब भी होगी और डिसॉर्ब भी होगी। ओके, तो ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका जो ग्राफ है वो लीनियरली नहीं रहेगा, क्यों, इसलिए नहीं रहेगा क्या यहां पर एक स्पेसिफिक वैल्यू तक के x by m का वैल्यू इंक्रीज होगा। ओके, बाद में प्रेशर कितना भी बढ़ाइए आप, x by m एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन पर कोई असर नहीं होगा। ओके, चलिए अब इस टॉपिक को इन डिटेल एक्सप्लेन किया किसने, फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। मींस उसने ये बताया क्या अगर यहां पर हम देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पर x by m वर्सेस p का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इसने अलग अलग टेम्परेचर के लिए बताया है। अगर टेम्परेचर कम हो तो यहाँ पर x by m का वैल्यू इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा, ये ग्राफ के थ्रू से समझाने की कोशिश किया, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिए, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, क्या है बोलिए, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, और यहां से इसने बताया फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन क्या आता है। ओके, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले आप समझ लीजिए, देखिए फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो फ्रेंडलिच ने यहां पर 3 अलग अलग टेम्परेचर पर, ओके, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन
वर्सेस प्रेशर का ग्राफ ड्रॉ किया। ध्यान से देखिए आप, और क्या प्रूफ करके बताया है समझ लीजिए, ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ओके, ये है x बाय एम, यस सर। गैस एड्सॉर्ब हुआ कहां पर? एड्सॉर्बेंट पर, यस सर। और प्रेशर ये इंक्रीज होता है, प्रेशर ये इंक्रीज हो रहा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। चलिए ओके, देखिए यहां टेम्परेचर है कांस्टेंट 273 केल्विन, ये है 244 केल्विन और ये है 195 केल्विन, अलग अलग टेम्परेचर पर। देखिए क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा, मान लीजिए प्रेशर ओके, यहाँ x बाय एम इसका वैल्यू कितना है? 0 है, ये ऊपर इंक्रीज हो रहा, यस सर। ये x बाय एम का वैल्यू ऊपर इंक्रीज हो रहा और प्रेशर इधर इंक्रीज x एक्सिस पर। यहां मान लीजिए आप 1 atm प्रेशर, ठीक है। और ये देखिए इस पॉइंट पर, सुनिए आप ध्यान से, इस पॉइंट को मानेंगे हम PS सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। मतलब यहां पर x बाय एम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है इस पोजीशन तक के, विथ इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ इस पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करेंगे, देखो x बाय एम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ, यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ, और यहां पर एक कम टेम्परेचर वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, 195 केल्विन पर भी ये इंक्रीज हो रहा, यस सर। अगर मैं 1 atm प्रेशर की बात करूंगा तो देखिए 1 atm प्रेशर पर ये ग्राफ लिया है इसके साथ, यस सर। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको क्या समझ में आ रहा, देखिए क्या 273 केल्विन पर, किस पर? 273 केल्विन पर, ओके, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ x बाय एम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा, ओके। फिर बाद में 244 केल्विन मतलब टेम्परेचर कम हो रहा, ओके। तो x बाय एम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा, प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ, प्रेशर तो कांस्टेंट है, यस सर, ओके। उसके बाद देखिए क्या यहां पर ये प्रेशर कांस्टेंट 1 atm, लेकिन x बाय एम का वैल्यू इंक्रीज हो रहा, टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ। तो ध्यान से देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, यहां पर प्रेशर हमने कांस्टेंट माने 1 atm, यस सर। x बाय m वैल्यू इंक्रीजेस, x बाय m का वैल्यू इंक्रीज हो रहा, यस सर, ऊपर जा रहा ग्राफ है ना, विथ डिक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ x बाय m का वैल्यू इंक्रीज हो रहा। मींस इसका मीनिंग क्या हो रहा कि जितना कम टेम्परेचर होगा गैस का एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होता है, ओके। जितना कम टेम्परेचर होगा गैस का एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होता है। तो ध्यान से देखिए, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, ओके, is inversely proportional to the temperature. Adsorption of gas is inversely proportional to the temperature. Okay, means गैस का एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ, ये आप ग्राफ के थ्रू समझ गए होंगे, यस। यहां से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से देखिए, क्या इस टेम्परेचर पे लेंगे कांस्टेंट पर 244 पर 195 पर, तो x बाय m का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ। और ये ग्राफ बताया था किसने? फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ओके, जहां पर इसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, यस सर, ओके। तो देखिए कम टेम्परेचर पर x बाय m का वैल्यू सबसे ज्यादा है और ज्यादा टेम्परेचर पर x बाय m का वैल्यू सबसे कम है, बस ये चीज इसने बताया, ओके। चलिए, तो प्रेशर वाला आपको ग्राफ पहले वाला समझ में आ गया होगा, ओके। ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि x बाय m, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रख लिया यहाँ पर, ओके, ठीक है ना, क्या 1 atm प्रेशर पर, अब यहाँ पर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखे हैं, तो x बाय m वैल्यू इंक्रीज हो रहा विद डिक्रीज टेम्परेचर, यस। चलिए, तो
तो यहां से इसने इक्वेशन बताया था कि x बाय m इज इक्वल टू द k p रेस टू द पावर 1 बाय n। यस सर, x बाय m इज इक्वल टू द k इंटू p रेस टू द पावर 1 बाय n। क्योंकि यहां पर देखो ये ऐसा नहीं हो सकता कि x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, नहीं, क्योंकि अलग अलग प्रेशर के लिए इसने अलग अलग कंडीशंस बताया था। ओके, वो कंडीशन बताने की मैं कोशिश करूंगा। पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, इसका ln लीजिए, आप बोलिए टेकिंग ln बोथ साइड। ओके, बोलो ln x बाय m इज इक्वल टू ln k प्लस ये नीचे आ जाएगा 1 बाय n ln और p। यस सर, अब ग्राफ हम इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये ln x बाय m इज इक्वल टू 1 बाय n ln p प्लस ln k। यस सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पर ये आएगा, है ना, m ये रहेगा, x एक्सिस पर p आएगा और y इंटरसेप्ट k। यस सर, ओके, तो ध्यान से देखिएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c इसका ग्राफ। ठीक है, चलिए ln x बाय m और वहां पर वर्सेस क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा सर, ठीक है ना। अब देखिए y इंटरसेप्ट क्या है, c k है सर, यहाँ पर सुनिए, ये यहाँ से लेंगे हम ग्राफ इसका ऐसा। यस सर, ये रहेगा ln k और स्लोप आ जाएगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू 1 बाय n, मतलब पॉजिटिव स्लोप रहेगा। यस, चलिए, तो आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, सो x बाय m इज इक्वल टू k p रेज़ टू पावर 1 बाय n। देखिए यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं कि जब गैस एड्सॉर्ब होगा किस पर, एड्सॉर्बेंट पर। यस सर, है ना, तो प्रेशर की बात की हमने यहाँ पर, है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या भी बताएंगे, इसका प्रेशर भी बताएंगे। यस सर, इन टर्म ऑफ प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर के टर्म्स में क्या होगा, atm अपॉन सेकंड। यस सर, तो atm सेकंड इनवर्स। यस सर, है ना, और रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें कंसंट्रेशन के टर्म में बताना है तो मोलरिटी अपॉन टाइम। यस सर, है ना, मोलरिटी अपॉन टाइम, सो मोलरिटी टाइम इनवर्स, जो हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं। यस, ठीक है, तो आई होप इतना तो समझ गए आप, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अब हम कोशिश करते हैं, क्या यहाँ पर ये x बाय m तो समझ गया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। यस सर, उसके बाद देखिए P आपको पता है प्रेशर, P क्या है इसमें, P है सर प्रेशर। ओके, N and K आर कांस्टेंट, डिपेंड्स अपॉन ओके गैस एड्सॉर्प्शन एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। दो चीजों पर डिपेंड होता है ये, x और m पर, गैस का एड्सॉर्प्शन कैसा है, या फिर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ओके गैस एड्सॉर्प्शन एंड नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ओके, अब देखिए यहां पर n 1 बाय n का जो वैल्यू है, 1 बाय n वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 1, कहां से कहां तक के रह सकते हैं, 0 to 1। ओके, ध्यान से देखिए इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ये काइनेटिक्स कैसा शो करता है वो बताने की कोशिश करता हूं। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, हर टॉपिक को कोशिश करना क्या इन डिटेल पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो एट लो टेम्परेचर, लो प्रेशर लेंगे, ए है इसमें, एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर कम हो तो 1 बाय n इज इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, 1 बाय n इज इक्वल टू 1, कम प्रेशर पर। बोलिए x बाय m इज इक्वल टू k p रेज़ टू द पावर 1, बराबर है। तो यहां से ये शो करता है, बताइए आप क्या शो करेगा सर, ये शो करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना, इट
शो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये शो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए मैंने बताया ना आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बता सकते हैं हम, बराबर है, ये सब पढ़े हमने केमिकल काइनेटिक्स में, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते थे, या फिर प्रेशर के टर्म्स में। ठीक है, तो पावर कितना आ रही तो कांस्टेंट है ना, मींस x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, लिख सकते हैं ऐसा यहाँ से। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये हटा करके मैंने k लगा दिया, p का पावर 1 है, मतलब ये रिएक्शन क्या है बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y = mx + c, ठीक है, चलिए p ये x/m, यस सर, है ना, ये x/m इज इक्वल टू k p1, y इज इक्वल टू, यस सर, mx प्लस c, तो y इंटरसेप्ट 0 है, लीनियर ग्राफ रहेगा इसका। ओके, मींस ध्यान से देखिए, चलिए ये समझ में आ गया आपको, यस सर। और स्लोप क्या है इसका? स्लोप है सर पॉजिटिव, स्लोप इज इक्वल टू k, बराबर है, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होगा, क्या एज इंक्रीज प्रेशर देन ओके x/m वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस। प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ x/m का वैल्यू भी इंक्रीज होगा लीनियरली। कैसे इंक्रीज होगा? लीनियरली इंक्रीजेस। यस सर, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद देखिए बी है इसमें एट मॉडरेट प्रेशर। अगर प्रेशर मॉडरेट हो, ना ही कम हो और ना ही ज्यादा हो, तो 1/n का वैल्यू होता है बेटा यहाँ पर 0.1 से लेकर के 0.5 तक के का। यस सर, ठीक है ना। तो एक चलिए इक्वेशन देखिए आप, x/m इज इक्वल टू k p रेज़ टू द पावर 0.1 से लेकर के 0.5। यस सर। तो ये रिएक्शन ना ही तो फर्स्ट ऑर्डर होगा और ना ही जीरो ऑर्डर होगा। यस सर, ना ही ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा ना ही जीरो ऑर्डर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा देखिए, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा ऐसा, ये x/m। यस सर, और ये p। ओके, चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, अगर अच्छा देखिए इसको हम कैसा बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बताएंगे यहाँ पर। देखो, एज इंक्रीज प्रेशर देन x/m not linearly increases, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा बताइए? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा सर। ओके, चलिए ध्यान से देखना है आपको। अब देखिए हाई प्रेशर पर क्या होगा। हाई प्रेशर पर 1/n का वैल्यू होता है 0। कितना होता? 0। ओके, तो यहां पर p का पावर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब ये क्या शो करेगा? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये शो करेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सुनिए आप, c है इसमें एट हाई प्रेशर। अगर प्रेशर ज्यादा हो तब क्या करना है? सुनिए आप ध्यान से, एट हाई प्रेशर 1/n इज इक्वल टू 0। 1/n कितना होता है? 0 होता है हाई प्रेशर पर। सो x/m इज इक्वल टू k p रेज़ टू द पावर कितना रहेगा? 0। मतलब ये शो करेगा बेटा, इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, कब? जब प्रेशर ज्यादा हो। ओके, तो यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? चलिए ध्यान से देखिए अब हम समझते हैं एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, अभी तक हमने क्या पढ़े हैं? ध्यान से देखिए, क्या गैसियस सब्सटेंस, गैसियस मॉलिक्यूल एडसॉर्ब हो गए किस पर? एडसॉर्बेंट पर। ओके, अब यहां पर हम क्या समझेंगे कि एडसॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन फेज, मतलब यहां पर क्या होगा कि सॉल्यूट
एड्सॉर्ब होगा कहां पर, सॉल्वेंट पर या फिर एड्सॉर्बेंट पर। ध्यान से देखिए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट, एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। ध्यान से देखिए, सॉल्यूट मॉलिक्यूल ये एड्सॉर्ब हो गए किसकी सरफेस पर, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए हम यूज करते हैं कॉन्संट्रेशन टर्म्स। क्या यूज करेंगे, कॉन्संट्रेशन टर्म्स। जैसा हम प्रेशर के लिए यूज करे थे यहां पर, है ना, देखो गैस के लिए यूज करे थे हमने प्रेशर वाला टर्म्स, यस सर। तो ऐसा ही यहाँ पर सॉल्यूट को डिसॉल्व किया हमने, सॉल्वेंट में तैयार होगा सॉल्यूशन, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्संट्रेशन वाली टर्म्स। अब कॉन्संट्रेशन टर्म्स तो बहुत सारी है, मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन एटसेट्रा। तो यहाँ मैं इस्तेमाल करूंगा मोलरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ध्यान से देखिएगा, सुनिए, क्या यहां पर देखो 1 मोलार एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, पहले इसका मीनिंग बता देता हूं आपको। 1 मोलार एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मोलार एसिटिक एसिड का मीनिंग क्या हो रहा, देखिए मोलार का मीनिंग क्या होता है, मोल पर लीटर, ये कैपिटल M, ये होता है बेटा मोलार, जिसे हम मोलरिटी कहते हैं। क्या बोलेंगे, मोलरिटी। तो ये होता है मोल पर लीटर। क्या होता, मोल पर लीटर। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा, क्या 1 मोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 मोलार एसिटिक एसिड का मीनिंग क्या हो रहा, विच मीन्स 1 मोल, ओके, एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 मोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल एसिटिक एसिड प्रेजेंट है किसमें बताइए आप, 1 लीटर के सॉल्यूशन में। ओके, तो ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, क्या 1 मोलार एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, ओके, इसको हमने शेक किए हैं चारकोल के साथ में। किसके साथ में, चारकोल के साथ। जब यहां पर हम 1 मोलार एसिटिक एसिड सॉल्यूशन को शेक करेंगे किसके साथ में, चारकोल पाउडर के साथ में, तो इसके कारण क्या होगा, क्या एसिटिक एसिड के मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो है ये चारकोल की सरफेस पर, चारकोल की सतह पर आकर जमा हो जाएंगे। ओके, और इसके कारण एसिटिक एसिड का पीएच भी चेंज होगा। देखिए मान लीजिए 1 मोलार एसिटिक एसिड सॉल्यूशन का पीएच है 2.38, कितना है पीएच इसका, 2.38। ध्यान से देखिए पीएच कितना है, 2.38। तो ध्यान से देखिए क्या 1 मोलार एसिटिक एसिड सॉल्यूशन is shaked with charcoal powder, therefore acetic acid molecule got adsorbed at the surface of charcoal, so pH changes from, कहां से कहां चेंज हो रहा, 2.38 टू pH कितना हो जाएगा 5, ऐसा मान लीजिए आप। तो देखो यहां पर क्या हो रहा, क्या जब हम 1 मोलार एसिटिक एसिड को शेक करेंगे किसके साथ में, बोलो चारकोल पाउडर के साथ, तो इसके कारण क्या होगा, क्या एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है ये चारकोल की सरफेस पर आकर जमा होंगे। जब चारकोल की सरफेस पर ये आकर जमा होंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा, बराबर है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगा और उस सॉल्यूशन का एसिडिटी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा, क्योंकि यहां पर पीएच कितना था बताइए आप, 2.38 था, 2.38 से ट्रांसफर कहां पर हुआ, 5 pH पर, pH इंक्रीज हो रहा मतलब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा।
therefore the acidity and concentration of solution also decreases। बराबर है। तो एक सिंपल भाषा में ऐसा बोलेंगे हम क्या एक मोलार एसिटिक एसिड को जब हम शेक करेंगे किसके साथ में, चारकोल पाउडर के साथ, तो एसिटिक एसिड की जो पार्टिकल्स है चारकोल की सरफेस पर आकर जमा हो जाएंगे। उसके कारण क्या होगा कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो रहा, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये 1 मोल यूज किया था, कितना मोल, 1 मोल, ओके, तो मैक्सिमम डिपॉजिट हो गए और 0.2 मोल रिमेन है। यस, तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम हो रहा। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा तो सॉल्यूशन का भी कंसंट्रेशन कम होगा। यस सर, ओके, ये देखा गया। अब देखिए यहाँ पर इसका एसिडिटी क्यों कम बताया मैंने, क्योंकि पीएच कितना था इसका 2.38 से चेंज कहाँ तक के होगा, पीएच 5 तक के हो गए। पीएच इंक्रीज हो मतलब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। यस सर, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। तो याद रखेंगे आप, ठीक है ना। ध्यान से देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, x ये था अमाउंट ऑफ गैस, ओके, और यहाँ पर बताएंगे हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडसॉर्ब। जैसे यहाँ पर अमाउंट ऑफ गैस एडसॉर्ब था, तो यहाँ पर x क्या यूज करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडसॉर्ब। आगे बताता फ्रेंडलिच, है ना, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्मल। चलो पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। यस सर। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्या है एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। सॉल्यूशन फेज से कैसा एडसॉर्प्शन होता है वो हमें समझना है। एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। यस सर, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, ठीक है। देखिए एनिमल चारकोल is mixed with brown yellow sugar solution, is mixed with brown yellow sugar solution, therefore it adsorb colored and converted into the कलरलेस सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन जो रॉ मटेरियल है, इसमें अगर हम एनिमल चारकोल इसको ऐड करेंगे या फिर एनिमल चारकोल पर से अगर हम पास करेंगे शुगर सॉल्यूशन रॉ मटेरियल, ओके, कौन सा, ये था ब्राउन येलो शुगर सॉल्यूशन, है ना, तो ब्राउन कलर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस मटेरियल में। किसमें, कलरलेस मटेरियल में। यस, एनिमल चारकोल के कारण शुगर का जो कलर ब्राउन येलो शुगर सॉल्यूशन था, ये कन्वर्ट किस में होगा, कलरलेस सॉल्यूशन में। तो याद रखिएगा, एडसॉर्ब, देखो यहाँ पर एनिमल चारकोल ने क्या किया, एनिमल चारकोल ने कलर को एडसॉर्ब किया, मतलब अनवांटेड कलर को एडसॉर्ब किया, ठीक है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिएगा तीसरा पॉइंट, देखो मीथिलीन ब्लू सॉल्यूशन इज शेक्ड विथ मीथिलीन ब्लू सॉल्यूशन इज शेक्ड विथ charcoal gets converted into the colorless solution। ध्यान से देखिएगा,
क्या मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन को अगर हम शेड करेंगे किसके साथ में, चारकोल के साथ, कलर कौन सा था इसका, ब्लू था। ओके, चारकोल के साथ शेड करने पर इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा बताइए, कलरलेस सॉल्यूशन में। किसमें, कलरलेस सॉल्यूशन में। यस सर। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, क्या यहां पर देखो x/m मींस, कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको, x/m। यस सर, x/m क्या था बताइए आप, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसका मीनिंग ये होगा, x रहेगा इसमें मास ऑफ सॉल्यूट एड्सॉर्ब, मास ऑफ सॉल्यूट एड्सॉर्ब, और m रहेगा इसमें गिवन मास ऑफ एडसॉर्बेंट। देखिए, बस इससे पहले हमने गैस यूज किए थे और यहां पर क्या यूज किए, सॉल्यूट। ओके, x/m अभी किस पर डिपेंड होता है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट देखिए, x/m ओके मींस क्या बोलो, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, चलेगा ऐसा। ओके सर, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन means x/m increases with decreased temperature, with decreased temperature। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। ओके, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ये इंक्रीज होगा टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ। यस सर, मतलब यहां पर क्या होगा, क्या जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा x/m का वैल्यू इंक्रीज होगा, जो हम ग्राफ के थ्रू समझे हैं इससे पहले। यस सर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मींस x/m increases with increase surface area, with increase surface area, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। पढ़े हमने ये पॉइंट्स। यस सर। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, extent of adsorption means x/m depends upon concentration of solution। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा सॉल्यूट का अमाउंट होगा उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन का उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। ओके, ध्यान से देखिए, मतलब यहां पर x/m ओके सॉल्वेंट में बराबर है, सॉल्यूट एड्सॉर्बेंट पर उतना ज्यादा डिसॉल्व होगा जितना ज्यादा इसका अमाउंट होगा। ओके, मींस एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बोलो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद देखिए, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब x/m डिपेंड्स upon nature of solute and solvent। ये डिपेंड होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर। यस सर, ठीक है। इसके बाद देखिए, फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ओके, इससे पहले जो हमने इक्वेशन पढ़े हैं x/m इज इक्वल टू द k p रेज़ टू द पावर क्या था 1/n, तो यहाँ पर c रेज़ टू द पावर 1/n। c यूज करेंगे बेटा यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन, और p क्या था, प्रेशर। यहाँ सॉल्यूशन की बात की हमने, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करेंगे। यस सर। ओके, ध्यान से देखिए, यहाँ तक क्या आप समझ गए होंगे। यस सर, इसका हम ln ले लेते हैं। चलिए, टेकिंग ln नेचुरल लॉ, बोलो ln x/m। यस सर, x/m इज इक्वल टू ओके सर
एल एन के प्लस 1/n एल एन सी। सो y इज इक्वल टू, ये m है, ये x है, यस सर, और ये c है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। ध्यान से देखिए इसका ग्राफ कैसा आएगा। ओके, देखिए आप ध्यान से, ये c रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा, और ये x बाय m, ये एल एन, ये एल एन सी। यस सर, एक ही बात है। ओके चलिए, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m केस में 1/n और c ये है सेम ग्राफ प्रेशर की जैसी। यस सर, ये है ln के, और स्लोप इज इक्वल टू 1/n। स्लोप क्या बताइए आप यहाँ पर 1/n। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक के का कि फ्रेंडिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कॉन्सेंट्रेशन के लिए इसका ग्राफ कैसा रहेगा। सेम ग्राफ है जैसा हमने प्रेशर का ग्राफ पढ़े थे। यस चलिए, इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक छोटा सा बाकी है इस टॉपिक से रिलेटेड, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। चलिए, कहाँ उसका इस्तेमाल होता होगा वो बताने की कोशिश करता हूँ। ओके चलिए, ये जेई एमएससीटी नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एमएससीटी तो सवाल ही नहीं होता है इसमें, जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसे थोड़े से पॉइंट ध्यान रखना है आपको। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन के एप्लीकेशन कौन कौन से है सुनिए आप। टू क्रिएट वैक्यूम, ओके, दूसरा है, ध्यान से देखिएगा, इन क्यूरिंग डिसीजेस। यस सर, तीसरा इसमें देखिए गैस मास्क, ओके। फोर्थ है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी, यस सर, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए कंट्रोल ह्यूमिडिटी, नेक्स्ट फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ओके चलिए पहले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशन क्या क्या है। मान लीजिए हमने एक ट्यूब यूज किए हैं, ओके, इस ट्यूब में से यहां से हमें गैसेस को बाहर निकालना है, तो हमने एग्जॉस्ट की मदद से यहां से गैसेस बाहर निकाल लिए, फिर भी इसमें कुछ गैसेस और बाकी थी, बराबर है। तो इन गैसेस को और रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, चारकोल का, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इन ट्यूब गैसेस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग चारकोल, यस सर, बाय यूजिंग चारकोल। देयरफॉर चारकोल adsorb gaseous, चारकोल एड्सॉर्ब गैसियस मॉलिक्यूल। चारकोल ये एड्सॉर्ब किसको करेगा, गैसियस मॉलिक्यूल को, और जब यहाँ पर ये चारकोल इस ट्यूब में से गैसियस मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब, देखिए मैक्सिमम गैसियस मॉलिक्यूल तो हमने एग्जॉस्ट की मदद से बाहर निकाल लिए, ओके। अब जो उसमें बचे कुछ थोड़े फार जो गैसियस मॉलिक्यूल और पार्टिकल प्रेजेंट थे, तो उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, चारकोल का। चारकोल क्या करेगा, उन गैसियस मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब कर लेगा, यस सर, ओके, जिसके कारण इस ट्यूब में, मतलब यहाँ पर ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट होगा। इसलिए देखो हम यहाँ पर एड्सॉर्प्शन का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड है इन क्यूरिंग डिसीजेस, बीमारी के इलाज के लिए। देखो कैसा, टू किल जर्म्स,
ओके। और अभी जो कोरोना वायरस में चल रहा है, ध्यान से देखिए, सैनिटाइजर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, साबुन से, सोप से बार बार हाथ जो वॉश करते हैं, तो फोम के कारण क्या होगा, क्या मतलब देखो, सोप से क्या तैयार होगा, फोम, झाग तैयार होगा। तो ये क्या करेगा, क्या बैक्टीरिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेकर, खींच करके बाहर निकाल के लेके आ जाएगा। ओके, जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्या बैक्टीरिया जो वाटर के साथ वॉश होकर के बाहर एक तरफ हो जाएंगे और हमारे हाथ वगैरह क्लीन हो जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, टू किल जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। सैनिटाइजर, यस सर, यहाँ इस्तेमाल करेंगे सैनिटाइजर में, यस सर। सोप, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस फोम, बराबर है। और फोम में बैक्टीरिया वगैरह ये आकर के जमा हो जाएंगे और वॉश करने पर वाटर के साथ ये बह जाते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए, जर्म्स को किल करने के लिए सैनिटाइजर, सोप वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, जो काम करेगा यहाँ पर एड्सॉर्प्शन का, यस सर, है ना। सोप भी किसका काम करेगा, एड्सॉर्प्शन का। गैस मास्क, देखो, इट एड्सॉर्ब पॉइजनस गैसेस इन कोल माइनिंग, कोयले की खदान में ये पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब करता है। कौन, गैस मास्क, बराबर है। अगर ब्रीथिंग के थ्रू पॉइजनस गैसेस कोल माइनिंग में हमारे बॉडी में चले जाए तो उससे डेथ होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो कोल माइनिंग में इस्तेमाल करते हैं किसका, गैस मास्क का। और गैस मास्क किसका काम करेंगे यहाँ पर, एड्सॉर्प्शन का, बराबर है। किसको एड्सॉर्ब करेगा, पॉइजनस गैसेस को। ओके, उसके बाद देखिए, क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्या यहाँ पर दो फेजेस को हम अलग अलग करते हैं, द प्रोसेस इन विच सेपरेशन ऑफ टू फेज, दैट इज मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, बराबर है। तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज काम करेगा कौन, सिलिका जेल। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्लाइड यूज किया हूँ, यहाँ पर एक कलर पिगमेंट हमने यूज किए, यस सर, इसको सॉल्यूशन में डोप करके रखे। तो कुछ समय के बाद में क्या होगा कि ये कलर पिगमेंट यहाँ से इस तरफ माइग्रेट होगा, यस सर। और यहाँ मैंने स्प्रेड करके रखा था इस स्लाइड पर, बोलिए, सिलिका जेल और एल्यूमिना जेल। ओके, जहां पर हम देखिए दो फेजेस को सेपरेट करते हैं, एक कौन सा, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। तो ये मोबाइल फेज जो घूम रहा, ओके, बस हिंट्स बताया मैंने आपको, इन डिटेल नहीं बताया। कंट्रोल ह्यूमिडिटी, मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में, है ना, मॉइस्चर प्रेजेंट है, इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है सिलिका जेल। ओके, तो ध्यान से देखिए, सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम atmosphere and to produce dry environment, ओके। जैसा लैपटॉप वगैरह पर यूज करते हैं हम सिलिका जेल, क्यों यूज करते हैं उसके साथ में, सर इसलिए करते हैं क्योंकि मॉइस्चर के कारण, बराबर है, लैपटॉप वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो खराब होने के चांसेस होते हैं। तो सिलिका जेल क्या करेगा, उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, चलिए, इसके बाद देखिए फ्रस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस। तो यहां पर क्या होगा, देखिए, क्या इसमें सल्फाइड कंटेनिंग और कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सिलिका जेल। सिलिका जेल का इस्तेमाल करके सल्फाइड कंटेनिंग ओर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए, रिमूविंग ऑफ कलर, पढ़े अभी हमने, रिमूविंग ऑफ कलर। ओके, देखिए, चारकोल, चाहे तो एनिमल चारकोल या फिर वुड चारकोल, चारकोल एब्सॉर्ब color matter and converted into the colorless material। चारकोल जो है ये एब्जॉर्ब करता है किसको, कलर मैटर को, और उसका कन्वर्जन किस में करेगा बताइए, कलरलेस मैटर में, यस सर। इसके बाद देखिए,
एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर, यस सर। देखिए सिल्वर हाइलाइट AgXPPT एड्जॉर्ब डाई, अब कौन से डाई को, ईओसिन वगैरह, ईओसिन ETC। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यस सर। इसके बाद देखिए 9th नंबर का पॉइंट लिख देता हूं मैं, हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। अब हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट किसको बोलेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन और V2O5, ये देगा हमें SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए क्या V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड ये एड्सॉर्ब करेगा किसको, सल्फर डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। ओके, मान लीजिए ये प्लेट है किसकी, V2O5 की, यस सर। ये एड्सॉर्ब करेगा O2 प्लस SO2 दोनों गैसेस को। ओके, एड्सॉर्ब करके सुनिए ये दोनों गैसेस को ये एक्टिव बनाएगा और आपस में रिएक्शन करके SO3 बना देता है। तो किसकी मदद से, V2O5 किसका काम किया यहाँ पर, एड्सॉर्प्शन का, किसका, एड्सॉर्प्शन, सॉरी एड्सॉर्प्शन तो नहीं बताएगी, इसको एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। यस, ये एड्सॉर्बेंट है और ये एड्सॉर्बेंट। ओके, चलिए तो यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, यस सर। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? ओके, इसके बाद देखिए और हम एक पॉइंट ये बता सकते हैं इसमें क्या, पॉइंट नंबर 10, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। सुनिए इनर्ट गैसेस को सेपरेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा उसके बेसिस, उसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ओके, हर गैस का अपना अपना एक स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। ओके, उस क्रिटिकल टेम्परेचर के बेसिस पर, है ना, उन गैसेस का एड्सॉर्प्शन भी अलग अलग होगा। ओके, और एड्सॉर्प्शन अगर अलग अलग होगा तो उस गैस को हम एकदम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बेसिक पॉइंट है, ये नहीं भी पढ़े तो आप चलता, ठीक है ना, क्योंकि ये नीट जी में क्वेश्चन तो नहीं आता इस पर से। ओके, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कैटालाइसिस। ओके, चलिए बाय।